वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हिंदी, व्याख्यान 1, कहानी। देखिए, कहानी आपने पढ़ी है बहादुर की कहानी जो है लेखक ने बड़े अच्छे शब्दों में आपको बताई है। और ये कहानी है क्या, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कहानी का एक पात्रा यह कहानी सुना रहा है, उसे हम वाचक कहेंगे। जो कहानी सुनाता है उस पर्सन को हम वाचक कहते हैं। उसी ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के माध्यम से कम उम्र के घरेलू नौकरों के प्रति मध्य वर्ग के व्यवहार का चित्रण अपने सुंदर सुंदर शब्दों में किया है। हमारे समाज का वह खाता पीता हिस्सा जो बहुत अमीर तो नहीं है लेकिन गरीब भी नहीं है, मध्यम वर्ग कहलाता है। वाचक का परिवार मध्यम वर्गीय परिवार होता है इस कहानी के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि वाचक और उसके परिवार द्वारा कहानी के शुरू में बहादुर को सताया नहीं जाता, बल्कि उसकी चिंता की जाती है। यह भी कहा गया है कि इस घर में नौकरों को घर के बच्चों की तरह रखा जाता है। बहादुर के आने से घर का माहौल भी उत्साहपूर्ण हो जाता है, उल्लासपूर्ण हो जाता है, खुशियां लौट आती हैं। बहादुर की चिंता करने का एक और कारण है, वह है दूसरों के सामने अपने को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। इसीलिए निर्मला बहादुर के प्रति अपनी चिंता के बारे में लोगों को सुना सुना करके बहुत कुछ कहती है और अपनी बड़प्पन जो है अपना लोगों से लेती है। कहानी शुरू कैसे होती है इसके ऊपर हम जो है विचार करते हैं तो पाएंगे कि वाचक अचानक अपने गंभीर हो जाने की बात कहता है। बहादुर का नाम नहीं लेता, उसके लिए वह का प्रयोग करता है। फिर निर्मला की चमकती हुई दृष्टि का उल्लेख करता है। लेखक ने पूरी सूचनाएं देने के स्थान पर केवल इस प्रकार के संकेत ही क्यों दिए हैं? इस प्रकार की प्रस्तुति के कारण हम इस कहानी को पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। अगले 2 अनुच्छेदों में हमें कुछ सूचनाएं मिलती हैं। ये हमारी कुछ जिज्ञासाओं को शांत करती हैं, जैसे नौकर रखने की जरूरत क्यों पड़ी, बहादुर कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, उसका परिवार कैसा है, आदि आदि जो है बातें हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आती हैं। यहां पर एक संकेत ऐसा भी है जिसका विकसित रूप हम कहानी में आगे देखते हैं कि बहादुर की मां बहुत गुस्से वाली है। वह बहादुर के काम न करने पर उसे मारती हैं। बहादुर की मां भैंस के कारण बहादुर को इतना क्यों मारती हैं? कारण है कि बहादुर काम में सहायता तो नहीं करता, उल्टे उस भैंस को भी मारता है जो परिवार का पालन पोषण करने में सहायता करती है। बहादुर बच्चा है, इस बात को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि मां को उससे ज्यादा भैंस प्यारी लगती है। अपने बचपने स्वभाव के कारण बहादुर जो है मां पर इस बात का शक करने लग जाता है कि भैंस जो है मुझसे ज्यादा प्यारी है। दैट मीन्स मां को जो है बच्चे नहीं चाहिए, भैंस चाहिए। उसे मां का मारना बहुत बुरा लगता है और वह घर से भाग जाता है। कहानी में ऐसी स्थिति आगे भी आती है। छोटी छोटी गलतियों पर किशोर उसे मारता है। और किशोर कौन है? यहां पर जिस परिवार में बहादुर जाकर के नौकर का काम करता है उनका बेटा जो है किशोर होता है। वाचक झूठे रिश्तेदारों के कारण बहादुर की पिटाई करता है। तीनों स्थितियों में बहादुर पिटाई होने के कारण बहुत दुखी होता है कि घर से भी भागे और वहां पर भी पिटाई और यहां पर आए तो यहां पर भी पिटाई। तो इस बात को सोच करके बहादुर के मन में बड़ी घृणा आ जाती है और बड़ा मन ही मन वो जो है दुखी रहने लग जाता है। इस कहानी की 3 घटनाओं से आप भी बहुत दुखी हुए होंगे। इन तीनों का संबंध बहादुर के पिटने से है। कहानी में वाचक के बेटे किशोर के उल्लेख के बाद परिवर्तन तेजी से होने लगता है। उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है। वाचक के घर में बहादुर को सबसे पहले किशोर पीटता है। दूसरी घटना वह है जब निर्मला बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद कर देती है। मोहल्ले की किसी महिला ने उसे समझा दिया है कि अच्छा खाना खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। यहां पर बहादुर द्वारा अपनी रोटियां स्वयं न बनाने पर वह उसे मारती भी है। यही हम एक और संकेत देख सकते हैं जो बहादुर के इस कथन में निहित है। मेरी मां भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटियां सिखवाती। इसका अर्थ हुआ कि बहादुर की मां
उसे मारती भी थी और उसके लिए रोटियां भी नहीं बनाती थी, इसीलिए वह घर से भागा था। यही स्थितियां वाचक के घर में भी बन रही हैं। लेकिन अभी बहादुर भागता नहीं है, वह प्रसन्न दिखने की कोशिश करता है, कि खुशी रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उस बच्चे के मन में एक भावना जागृत हो जाती है। और वो भावना क्या है कि अब मैं कहां जाऊंगा। परंतु अब वह पहले वाला बहादुर नहीं रहा। उसे हर समय डर बना रहता है, भय बना रहता है कि कहीं पिटाई ना हो जाए। इस कारण वह अधिक गलतियां करने लगता है, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पूरी तरह से इस समय लूज हो चुका है। पारिवारिक वातावरण पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गया है और उसकी गलतियों की सजा उसे पिटाई मिलती है। तो इसकी वजह से बहादुर भयभीत है और भयभीत होने के कारण अधिक से अधिक गलतियां करने लग जाता है। आइए अब तीसरी घटना देखते हैं जो इस कहानी के अंत को तय कर देती है। इस घटना में खुद वाचक बहादुर को पीटता है। क्यों पीटता है ये आप पढ़ ही चुके हैं। वाचक द्वारा पीटे जाने का बहादुर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका चेहरा भय से काला पड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहादुर को पीटा तो किशोर और निर्माण भी, लेकिन उस समय बहादुर के मन में इतनी बड़ी गिलानी नहीं आती। लेकिन जब वाचक पीटता है तो बहादुर के हृदय की जो पीड़ा है वो पूरी तरह से उमड़ आती है, हृदय विदीर्ण हो जाता है। और क्योंकि बहादुर निर्मला और किशोर के पीटने पर सोचता था कि जो वाचक है वो मुझे नहीं पीटता, चलो कोई तो है जो मुझे चाहता है, मुझे प्यार करता है या मेरी पिटाई नहीं करता है। पिटने पर वह पहले भी रोया है, लेकिन उसे भय पहली बार लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि अब परिवार में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो उसको जो है पिटने से बचा सके या ना पीटे। आंखों से आंसू गिरने का वर्णन भी पहली बार हुआ है और उस पर चोरी का आरोप भी पहली बार ही लगा है। बहादुर अंदर तक दुखी भी यही होता है, क्योंकि पहले ना उसकी मां ने कभी चोरी का आरोप लगाया था, क्योंकि मां इसलिए पीटती थी कि वो मां की भैंस को पीट मारता था, काम करने में आलसी होता था, इस वजह से मां पीटती थी और बहादुर ने दुखी होकर के घर छोड़ दिया था। लेकिन जिस घर में वो वाचक के घर में आकर के रहा है तो वहां पर निर्मला, किशोर और वाचक भी उसे अब मारने लगा है और उसके ऊपर चोरी का आरोप भी लगा हुआ है। इसके पहले उसे इस बात का संतोष था कि कम से कम घर का मालिक तो उसे नहीं मारता, लेकिन अब तो वह भी मारने लगा है बिना किसी गलती के। दूसरों के कहने पर बहादुर के भागने के पीछे बहुत बड़ा कारण वाचक द्वारा पीटा जाना है। कहानी के अंतिम 3-4 अनुच्छेद बहुत ही मार्मिक हैं, पूरी तरह से मर्म से भरे हुए हैं, जिनमें पूरे परिवार के पश्चाताप का उल्लेख होता है। निर्मला और किशोर को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। वाचक पूरी तरह से इस घटना से टूट जाता है। इस तरह के उल्लेख आपको मिलेंगे, लेकिन उस एहसास में सबसे अधिक उनके भीतर का वह दुख दिखाई देता है कि बहादुर के चले जाने के बाद घर के सारे काम कौन करेगा। अब वो नहीं करने पड़ेंगे। अगर उसके भाग जाने का दुख सचमुच किसी को है तो वह है वाचक। उसे लगता है कि यदि मैं बहादुर को नहीं मारता तो शायद वो घर छोड़ करके नहीं जाता। उसको अफसोस है इस बात का कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बहादुर घर छोड़ के चला जाता है, यह मर्म की बात है। वह बहादुर को ना मारता तो बहादुर कभी ना भागता, ये उसके मन में बार बार अफसोस होता आ रहा है। वह बहादुर के भागने पर उतना दुखी नहीं है जितना उसके भागने के कारण से दुखी है, क्योंकि वाचक ने सोचा हुआ था कि कभी ना कभी हर किसी को अपने घर जाना होता है, कभी ना कभी हर किसी के भाग्य में सुख लिखा होता है। यह वाचक जानता है अच्छी तरह से, लेकिन भागने का कारण उसे झकझोर देता है कि और उसे एक ही कारण नजर आता है
कि यदि मैं नहीं पीटता तो बहादुर नहीं जाता, और इसका जो है उसे बारंबार अफसोस होता रहता है। बहादुर भागते भागते भी अपने निर्दोष होने का सबूत दे जाता है। तो ये और एक बड़ी बात उसके मन में, यानी वाचक के मन में घर कर जाती है। जब वह अपने घर से भागा था तो कम से कम 2 रुपए तो लेकर के भागा था। यहां तो वह अपनी तनख्वाह के पैसे और अपना सामान भी छोड़ गया। वाचक को लगता है कि उसने बहादुर की पिटाई करके बहुत बड़ा अपराध किया है। कहां वो रहेगा, कैसे रहेगा, सारा सामान भी उसका यहीं पर है, और चोरी का जो आरोप लगा था, अब जो है वाचक को लगने लगा है कि वो गलत था, बहादुर अपनी तरफ से पूरी तरह से ठीक था। कम से कम घर से आया था तो 2 रुपए उसके पास थे जो उसके भविष्य में काम आते, लेकिन अब जो है वो 1 रुपया भी लेकर के नहीं गया। तो ऐसे में वाचक जो है बहुत दुखी हो जाता है और वह अपनी ही नजरों में खुद को छोटा महसूस करने लग जाता है कि मैं बड़ा मतलबी हूं, मुझे समझ नहीं है। बहादुर जो है बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति और बच्चा था, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अंतिम अनुच्छेद में वह बहादुर के नौकर की जेब से वही सामान निकालता है जिस सामान को देखकर बहादुर अपने परिवार, अपनी मां, अपने गांव, अपने देश को याद करता था। इस कहानी में सबसे मर्म की बात यह दिखाई देती है कि बहादुर जो है कितना समझदार बच्चा था, जो इतने सुख से पल रहा था लेकिन अपनी औकात को हमेशा याद रखता था, अपने परिवार को याद रखता था, अपने गांव को याद रखता था। जैसे कहा जाता है जननी जन्म भूयश्च, जननी मां को कहते, भूमि एंड भूयश्च वो गांव और वो देश, जहां से वो ताल्लुकात रखता था, उस सामान को हर रोज बहादुर देखा करता था। इस चीज को देख करके वाचक को अफसोस होने लगता है, और अब बहादुर की तरह वाचक भी उस सामान को देख करके मन ही मन आंसू बहा रहा है। इस घटना से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली तो यह कि बहादुर स्वाभिमानी है, अपने स्वाभिमान का सम्मान उसने रखा है, क्योंकि किशोर और निर्मला के पीटे जाने पर उसे कोई अफसोस नहीं हुआ था, लेकिन जब घर का मालिक उसे पीटे तो इस बात का उसे बहुत बड़ा अफसोस हुआ और उसने अपने स्वाभिमान को टूटता पाया। इसकी वजह से उसने उस घर को छोड़ दिया, अपने सामान को भी छोड़ के चला गया, 1 पैसा भी लेकर के नहीं गया। वही बहादुर जिस पर चोरी का आरोप लगाया गया था, घर का सामान तो क्या, अपनी चीजें भी छोड़ के चला गया। तो इस घटना से पूरी तरह से यह स्पष्ट बात हो जाती है कि वो बहादुर जो बच्चा था, नौकर के रूप में वाचक के यहां रह रहा था, कितना स्वाभिमानी बच्चा था, जो उसे बेहद प्रिय थी। दूसरी बात यह है कि घर में काम करने वाला नौकर भी आदमी होता है, कोई वस्तु नहीं जिसका मन मर्जी इस्तेमाल करते रहो। उसके भी दिल होता है, उसके भी अरमान होते हैं, उसका भी मन होता है, उसके हृदय में भी प्राण होते हैं, उसका भी शरीर होता है और उसकी भी इज्जत होती है। वह भी अपने प्रति अच्छे बुरे व्यवहार को समझता है, सोचता है, महसूस करता है। वाचक इस घटना के माध्यम से यह दिखाना चाहता है कि नौकर के प्रति बुरा व्यवहार और निर्दयता किसी तरह अंततः पछतावे का कारण बनती है। इस घटना से वाचक टूट जाता है और अपने मन में गिलानी महसूस करता है कि हे प्रभु, मैंने ये क्या किया, ऐसा जघन्य अपराध मुझसे कैसे हो गया, जो कि मैंने एक बच्चे को जिसको नौकर के रूप में पाया था और उसको मैंने आदमी नहीं समझा बल्कि एक वस्तु की तरह ट्रीट किया। मैंने ये नहीं सोचा कि उस बच्चे के अंदर भी दिल है, मैंने ये नहीं सोचा कि अच्छा और बुरा वो भी महसूस करता है, मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि उसकी भी आत्मा है जो परमात्मा के समान होती है। तो इस चीज को जो है देख करके और सोच करके वाचक दुखी हो रहा है। कहानी का मुख्य पात्र बहादुर है,
इसीलिए कहानी का शीर्षक बहादुर रखा गया है। वह 12-13 साल का बच्चा है, छोटे कद का, मोटा, गोल मटोल है, रंग गोरा है, चेहरा चपटा है। आपने नेपाल के लोगों या पहाड़ी क्षेत्रों को में रहने वाले लोगों को देखा होगा, बहादुर वैसा ही है। उसकी आंखें छोटी छोटी हैं जिन्हें वह जल्दी जल्दी झपकाता रहता है। उसने सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग के जूते पहन रखे हैं। गले में रूमाल बांध रखा है। ये उसकी शारीरिक विशेषताएं हैं। यह वर्णन शब्दों के माध्यम से एक चित्र उपस्थित करता है। बहादुर की आकृति हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। जैसे हम उसे देख रहे हो, अब उन विशेषताओं को देखें जिनके कारण बहादुर हमें अच्छा लगता है। बहादुर बच्चा है, उसमें बचपन का भोलापन भी नजर आता है और संवेदनशीलता भी, यानी सुख और दुख का उस पर तुरंत असर होता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है और हर व्यक्ति पर सुख और दुख का असर होता है। कोई भी व्यक्ति उतना सज्जन नहीं होता जितना कि सज्जन पुरुष होते हैं। और सज्जन पुरुष के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कहानी, एक संस्कृत में एक विद्वानों ने एक श्लोक लिखा है कि उदेत सविता ताम्र ताम्रे वास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, कि सूर्य जब उदय होता है तो भी लाल होता है। सविता हम सूर्य को कहते हैं। उदेत सविता ताम्र, सूर्य जो है उदय होने के समय पर लाल होता है। ताम्र एवास्त में तीचे, और जब वो अस्त होता है तभी भी लाल होता है। तो संपत्ति हो या विपत्ति हो, जो महान पुरुष होते हैं वो एक समान रहते हैं। लेकिन बहादुर महान पुरुष नहीं है, वो तो एक बच्चा है। उस पर संपत्ति का असर पड़ता है, विपत्ति का भी असर पड़ता है। यदि परिवार में खुशी होती है तो वो खुश हो जाता है, पारिवारिक लोग उसे खुश रखना चाहते हैं तो खुश रहता है। यदि उसे मारपीट करते हैं तो वो दुखी हो जाता है। उसके व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं का आधार यही संवेदनशीलता है। वह इसलिए अपने घर से भागता है। उसकी मां बहुत गुस्सैल थी, उसे बहुत मारती थी। यह बहादुर को बुरा लगता था। पीटकर उसे काम नहीं करवाया जा सकता। आप देखेंगे कि वाचक के घर में भी वह काम करने में गलतियां तभी करता है जब उसे पीटा जाता है। उससे पहले कोई गलती नहीं करता था। जब उसे प्यार से रखा जाता था तो वो कोई भी गलती नहीं करता था। उसे न तो अपनी मां का मारना समझ में आता था और न ही निर्मला और किशोर का मारना समझ में आता था, न ही इस परिवार के लोगों का। वह चोरी के झूठे आरोप को भी सहन नहीं कर पाता। वाचक दोबारा पीटे जाने का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ये वाचक कहते हैं। इसके विपरीत जब बहादुर को थोड़ा सा भी प्यार मिलता है तो वह बहुत काम करता है। वह घर के लोगों का सम्मान करता है, निर्मला के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता है, उसे कोई काम नहीं करने देता, यहां तक कि वह निर्मला को मां की तरह समझने लग जाता है। यह बचपन का भोलापन होता है। वो अपनी मालिकनी को जो है अपनी जननी मानने लग जाता है, वो मां जिसने उसे जन्म दिया है। एक क्षण वो जो है अपनी मां को भूल जाता है और निर्मला को अपनी मां समझ बैठता है। मेरे विचार से वो उसकी भूल थी या फिर एक मानवीय व्यवहार। बहादुर ईमानदार है। वाचक के यहां वह पूरी ईमानदारी से काम करता है। रिश्तेदार जब उस पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो वाचक कहता है, अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है। जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठा करके निर्मला के हाथ में दे दिए। जब वह वाचक के घर से भागता है तो कुछ भी लेकर के नहीं जाता, यहां तक कि अपने कपड़े, जूते, खेलने का सामान, तनख्वाह तक छोड़ जाता है। बहादुर मेहनती और हंसमुख लड़का है। उसके आने के बाद वाचक के घर के लोगों को बहुत आराम मिलता है। अब कोई एक तिनका तक इधर उधर नहीं करता या इधर से उधर उठा करके नहीं रखता है। बहादुर घर के सारे काम करता है, घर की सफाई, कमरे में पोंछा, अंगीठी जलाना, चाय बनाना,
कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, इतना काम करने के बाद भी खाना बनाने की जिद करता है कि नहीं मैं खाना बनाऊंगा, आप रहने दीजिए। बच्चा होते हुए भी रात को सबके सोने के बाद सोता है और सुबह सबसे पहले उठ जाता है, फिर भी वह हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है। उसे छेड़ करके सब हंसते हैं, लेकिन वह किसी की बात का बुरा नहीं मानता, सबको प्रसन्न और खुश रखता है। बहादुर स्वाभिमानी है कि सूर द्वारा पिटाई को तो वह सहन कर लेता है, लेकिन सुअर का बच्चा कहने पर काम करने से मना कर देता है, क्योंकि स्वाभिमान की उसे भी चिंता है। कोई उसके पिता को गाली दे, यह उससे सहन नहीं होता। उसके स्वाभिमान का पता हमें तब भी लगता है जब निर्मला केवल उसी की रोटियां बनाना बंद कर देती है। अपनी रोटियां खुद न बनाने के कारण उसे निर्मला से मार भी खानी पड़ती है, लेकिन वह इस भेदभाव को सहन नहीं कर पाता और बिना भोजन किए ही सो जाता है। क्योंकि इससे पहले वाचक ने बताया कि वो जो निर्मला को अपनी मां मानने लग जाता है, और जब माता जो है कुमाता का व्यवहार करने लग जाए तो बड़ा दुख होता है दोस्तों, बड़ी पीड़ा होती है हृदय में, हृदय विदीर्ण हो जाता है और अंदर ही अंदर जो है खून भरे आंसू रोने लग जाता है। तो वही हाल यहां पर बहादुर का होता है। उसके स्वाभिमान का संकेत तब भी मिलता है जब वाचक उसे चोरी के आरोप के कारण मारता है। वाचक के अलावा सब उसे मारते हैं, पर वह घर से नहीं भागता, क्योंकि उसे विश्वास है कि वाचक उसे चाहता है, लेकिन जब उसका यह विश्वास टूटता है तो वह भाग जाता है। बहादुर में परिवार के प्रति कर्तव्य बोध भी है। घर से वह भाग आया है, लेकिन उसने घर से अपने संबंध तोड़े नहीं है। वह अपनी तनख्वाह के पैसे मां के पास भेजने के लिए कहता है, कारण पूछने पर जवाब देता है, मां बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। इसके बाद संवाद हम आपको बताने वाले हैं। पात्रों की बातचीत को संवाद कहा जाता है। संवाद कहानी के घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चरित्रों की व्यक्तित्व की विशेषताएं बताते हैं और कहानी में नाटकीयता का गुण उत्पन्न करते हैं। बहादुर कहानी में संवाद अधिक नहीं है, क्योंकि वाचक पाठक से सीधे बात कर रहा है। एक के बाद एक घटनाओं की जानकारी वही देता है। उसी के कथन से पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगता है। लेखक द्वारा संवाद तब दिए जाते हैं जब उसे वाचक द्वारा कही गई बात का प्रमाण देना होता है। जैसे बहादुर के व्यक्तित्व की विशेषता का पता निर्मला के इस कथन से लगता है, सच अब ऐसा नौकर नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वह। एक स्थान पर बहादुर के घर में आने के बाद जो उत्साहपूर्ण वातावरण बनता है, उसका उल्लेख वाचक करता है। फिर मोहल्ले के बच्चों द्वारा बहादुर से कहे गए ऐसे वाक्य हमारे सामने रखता है, ए तुमने शेर देखा है। ऐसे छोटे छोटे संवाद बहादुर के प्रति बच्चों के उत्साह को तो बताते ही है, साथ ही इस ओर भी संकेत करते हैं कि मध्यवर्गीय परिवारों में बच्चों को शुरू से ही यह सिखा दिया जाता है कि नौकरों से किस तरह बात की जाती है। आपने कहानी पढ़ते समय ध्यान दिया होगा कि किशोर का बहादुर के प्रति कैसा व्यवहार है। किशोर के एक संवाद से भी इसका पता चल जाता है। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा, साला कामचोर करता क्या है तू। तो इस तरह की बातें, इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह की गंदी जो बातें हैं किशोर यानी वाचक का बेटा नौकर से करता है, बहादुर से करता है। बैठा बैठा खाता है। रिश्तेदार के अंग्रेजी वाक्य यू टू नॉट नो दीज पीपल्स आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट में जो दृष्टिकोण है वह बच्चों और किशोर को वही सिखाता है जो उसके संवाद में दिखता है। कभी कभी वाचक दूसरे के संवादों को अपने शब्दों में कहता है। जैसे निर्मला नौकर न रखे जाने से दुखी है, वह जो कहती है उसे वाचक इस प्रकार व्यक्त करता है। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। यह बात निर्मला ने कही होगी या सोची होगी, लेकिन वाचक इसे अपने शब्दों में कहकर निर्मला पर व्यंग करता है। हम यह देखते हैं कि इस कहानी के अंत में संवाद अधिक है। यह कहानी का चरम बिंदु है, इसलिए नाटकीय है ताकि सबसे अधिक जरूरत यहीं पर है। निर्मला के रिश्तेदार, उनकी पत्नी और वाचक के संवादों में यह विशेषता मिलती है। इस कहानी के वातावरण अथवा सामाजिक आधार या परिस्थितियों का उल्लेख करते समय हमें दो परिवारों की स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। एक है बहादुर का परिवार, दूसरा वाचक
और उसके रिश्तेदार का। बहादुर के पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसकी मां पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। कहानी में जिस तरह से बहादुर के घर का वर्णन है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह निम्न वर्ग का है, यानी गरीब इसलिए बहादुर की मां को बहादुर के खेलने कूदने पर गुस्सा आता होगा। बहादुर भागकर जिस परिवार में पहुंचता है वह एक मध्यवर्गीय परिवार है। ऐसे वातावरण में नौकरों के प्रति आमतौर पर लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता। अगर नौकर कम उम्र का है तब तो उसे और ज्यादा दुख सहन करना पड़ता है। मध्य वर्ग के लोगों में सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ लग जाती है। उनके लिए नौकर टीवी, फ्रिज, कार आदि की तरह एक सुविधा है। ये चीजें घर में जब नई नई आती है तो बड़ा खुशी का माहौल होता है। धीरे धीरे बात सामान्य हो जाती है। बहादुर के प्रति ऐसा ही व्यवहार होता है। बहादुर वाचक के परिवार के लिए घमंड और दिखावे का माध्यम बन जाता है। बहादुर बहुत काम करता है, पोछा लगाता है, सफाई करता है, बर्तन मांजता है, कपड़े धोता है। उसकी मेहनत से परिवार के लोगों को आराम मिलता है। फिर भी निर्मला उसके लिए रोटियां बनाना बंद कर देती है। कारण यह है कि मोहल्ले की किसी औरत ने निर्मला को समझा दिया है कि महीन खाने से इन लोगों की आदत बिगड़ जाती है। इन लोगों की यानी नौकरों की। यह वाक्य निम्न वर्ग के प्रति मध्य वर्ग की मानसिकता को दर्शाता है। इसी तरह बहादुर के पीटे जाने पर वाचक सोचता है कि कोई बात नहीं, नौकर तो पिटते रहते हैं। यह भी इस ओर संकेत करता है कि मध्य वर्ग के लोग नौकरों को जानवरों की तरह समझते हैं। निर्मला के रिश्तेदार द्वारा कहे गए अंग्रेजी वाक्य में भी मध्य और निम्न वर्ग के बीच के अंतर को देख सकते हैं। इस वाक्य से यह भी पता लगता है कि मध्य वर्ग व्यक्ति या मध्य वर्ग का व्यक्ति कितना दिखावा और आडंबर करता है। इस कहानी की भाषा पात्रों के व्यक्तित्व और उनके भावों के अनुकूल होती है। सभी पात्रों का बोलने का ढंग अलग अलग है। इस ढंग से हमें इनकी विशेषताओं का पता लगता है। बहादुर तकलीफ बढ़ जाएगी के स्थान पर तकलीफ बढ़ जाएगा बोलता है। वह मारती क्यों थी के स्थान पर वह मारता क्यों था कहता है। वह नेपाल का रहने वाला है, इसलिए वैसी हिंदी नहीं बोल सकता जैसी हिंदी क्षेत्रीय के लोग बोलते हैं। निर्मला की भाषा घरेलू मध्यवर्गीय महिलाओं वाली है। जैसे बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं जो नौकर चाकर को तलती भूनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूं। किशोर की भाषा देखवे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते उंगलियां टाइट कर दूंगा। ऐसी भाषा का प्रयोग न वाचक कर सकता है न निर्मला। निर्मला के रिश्तेदार के व्यक्तित्व का पता अंग्रेजी के इस वाक्य से लग जाता है, यू डू नॉट नो दीज पीपल्स आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। यही वाक्य हिंदी में होता तो इसमें मध्य वर्ग का वह घमंड और नौकरों के प्रति घृणा न होती जो अंग्रेजी में होने की वजह से दिखाई दे रहा है। जब हम किसी के दोषों पर चोट करते तो हमारी भाषा में व्यंग आ जाता है। इस कहानी की भाषा में व्यंग्यात्मकता है। और इस अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया गया है, बहादुर कहानी का कथानक अपने शब्दों में बताइए। एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 1। थैंक यू।